हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें 11th कॉमर्स स्टैटिस्टिक। तो ये नया सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक नया टॉपिक लिया है। उसका चैप्टर नंबर 1 है कलेक्शन ऑफ डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक इस नाम से आप फेमिलियर हो गए। 10th स्टैंडर्ड में आपका एक चैप्टर आता था मैथ्स में स्टैटिस्टिक का और प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी दोनों को कंबाइन करके स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट दे दिया गया है। ये अकाउंटेंसी जितना ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यही दो ऐसे 11th के आपके सब्जेक्ट्स है, यही दो 11th के ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको सम्स करने होंगे और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स इसी में आते हैं। तो उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एकदम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर के ऊपर दे देती हूँ। देखिए, नाम पे इससे ही पता चलता है कि इसमें हमें कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर हमें एनालाइजेशन करना होगा, हमें उसकी डेटा की इन्फॉर्मेशन और सैम्पल्स वो सब सीखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा हम क्यों कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे डेटा किसे कहा गया है? डेटा मतलब यहाँ पे दिया गया है कि जो भी कलेक्टेड डेटा होता है, कोई पॉपुलेशन होती है टोटल। आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप समझ लीजिए। यहाँ पे थोड़ी पॉपुलेशन है, ये टोटल पॉपुलेशन होती है, उसमें से थोड़े लोगों का सर्वे किया जाता है। कोई भी चीज़ के लिए थोड़ा सर्वे किया जाता है, ये टोटल पॉपुलेशन होती है। टोटल पॉपुलेशन में से हमने थोड़े लोगों का सैंपल लिया है। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, जैसे टोटल पॉपुलेशन में से हमें ये देखना हो कि उसमें से थोड़ी पॉपुलेशन ली, उसमें से मेल्स ज़्यादा निकले, फीमेल्स ज़्यादा निकली या चिल्ड्रंस ज़्यादा निकले। तो किसी भी चीज़ के लिए ये हो सकता है। और ये एनालाइजेशन, ये डेटा कलेक्शन हर जगह होता है। आप 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके 11th में आएंगे तो आपको फ़ोन कॉल्स भी आते होंगे कि आपने 10th कंप्लीट कर लिया। अब उनके पास आपका डेटा कैसे पहुंचा कि आपने 10th कंप्लीट कर लिया था, फिर वो पूछते हैं कि आगे आपको क्या करना है। उन सब के लिए आपको फ़ोन कॉल्स आते होंगे। तो ये सब डेटा कलेक्शन का होता है कि एक डेटा आपने कहीं पे फिल किया, वो आगे से आगे फॉरवर्ड होते रहता है और लोग उसे अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। इसी के लिए इसे डेटा कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे आप देखिए कि एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पे अगर बल्ब्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वो बल्ब्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे वो लोग जो टोटल बल्ब्स उन्होंने बनाए हैं उसमें से वो थोड़े का सैंपल लेंगे। जैसे कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें से उन्होंने वन एट अ टाइम उन्होंने 100 बल्ब्स बनाए हैं। 100 बल्ब्स उन्होंने प्रोडक्शन किया है। 100 बल्ब्स का वो टेस्टिंग नहीं कर सकते कि सारे के सारे चल रहे हैं कि नहीं, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं वो जानने के लिए वो 10 का सैंपल लेंगे। 10 बल्ब्स उसमें से सैंपल के लिए निकालेंगे। उसमें से देखेंगे कि अगर इस 10 में से 8 बल्ब्स सही निकले, अगर वो सही काम कर रहे हैं, और बाकी के 2 बल्ब्स अगर ख़राब निकलते हैं, तो उसमें से मतलब कि ये 100 में से कितने बल्ब्स, 20 बल्ब्स ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो लोग एवरेज निकालते हैं। डेटा कलेक्शन का यही काम होता है कि सारी टोटल पॉपुलेशन में से हमें कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन निकाल लेनी है, उसमें से हमें डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि टोटल पॉपुलेशन में इतना एवरेज निकल सकता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स लेके देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, टोटल एजुकेटेड पीपल में से हमें देखना होता है, अगर गवर्नमेंट ये देखती है कि टोटल एजुकेटेड जो पॉपुलेशन है उसमें से एम्प्लॉयड पॉपुलेशन कितनी है, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे और उन्हें काम भी मिल गया है उस हिसाब से। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज होती है लेकिन वो काम कुछ नहीं करते। तो वो टोटल एजुकेटेड पीपल में से कुछ सैंपल निकालेगी गवर्नमेंट, और उस सैंपल में से वो ये देखेगी, ये डिटरमाइन करेंगे कि उसमें से एम्प्लॉयड कितने हैं। एम्प्लॉयड कितने हैं वो देखने पे थोड़े पैसे उन्हें पता चलेगा कि पूरी पॉपुलेशन में से कितने एम्प्लॉयड हैं, थोड़े पैसे उन्हें पता चलेगा। तो ये एक ब्रीफ एग्जांपल, कुछ थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने किया है डेटा के रिलेटेड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में जो आपको दिया है वो मैं स्टार्टिंग से थोड़ी थियरी जो आपकी एग्ज़ाम में आ सकती है फर्स्ट चैप्टर में से, वो थियरी से एकदम स्टार्ट करके आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और आपको टेक्सचुअल सॉल्यूशंस भी दूँगी।
तो पूरा वीडियो देखिएगा और कहीं पे भी कोई डाउट लगे तो प्लीज़ पूछ लेना। मैथ्स के मैथमेटिशियन जैसे आर्यभट्टा, जिन्होंने ज़ीरो और पाई की वैल्यू को डिफ़ाइन किया था, वैसे स्टैटिस्टिक्स के लिए स्टैटिस्टिशियंस इन इंडिया स्टैटिस्टिशियंस है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, जिन्होंने आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया था इंडिया में कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन 1941 में। ये सारी थियोरी इम्पॉर्टेंट है आपके टेक्स्ट बुक की है, इसलिए ये मैंने बहुत शॉर्ट में इजी वे में एक्सप्लेन किया है। फिर से समझ लीजिए, स्टैटिस्टिक को स्टैटिस्टिशियंस होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स के लिए, वो इंडिया के थे, जो उनका नाम है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, जो जिन्होंने आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन 1941। उसके बाद प्रोफेसर CR राव और प्रोफेसर CG खत्री का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा था, पर प्रोफेसर महालनोबिस ने 1950 ईयर में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में NSS की एक और एस्टेब्लिशमेंट की थी, नेशनल सैंपल सर्वे। जो सैंपल सर्वे अभी मैंने बताया था आगे एग्जाम्पल के साथ, उस सैंपल सर्वे का इन्होंने ये नेशनल सैंपल सर्वे एस्टेब्लिश किया 1950 में। और उसके बाद अभी करंट में ये NSSO ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, NSSO अभी करंट में ये नाम से जाना जाता है, ओ ऑर्गेनाइजेशन का इसमें ऐड हो गया है। तो ये अभी इनका इतना कंट्रीब्यूशन है कि अभी जितने भी सर्वेस जो गवर्नमेंट करती है NSSO के बिहाफ पे, वो इनका दिया हुआ है, वो डेफिनेशन सब एस्टेब्लिशमेंट उनका था। तो ये सारी थियोरी आपकी टेक्स्ट बुक की है जो आपको जान लेनी ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम में आ सकती है। तो अब हम आगे डेटा के ऊपर जितनी भी थियोरी दी गई है वो सब देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल पॉपुलेशन को हम यहाँ पे N से डिनोट करेंगे, कैपिटल N। जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करेंगे, जो सारा टोटल डेटा होगा उसमें जो पॉपुलेशन टोटल होगी ली होगी वो N से हम डिनोट करेंगे, कैपिटल N। उसमें से हमारी जो कंडीशंस थी उसको फुलफ़िल करने वाली जितनी पॉपुलेशन निकलेगी, जितना सैंपल निकलेगा, उसे हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। इसका एक एग्ज़ाम्पल लेके अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपकी जो फैक्ट्री है, अगर कोई फैक्ट्री है उसमें टोटल 700 वर्कर्स काम कर रहे हैं, टोटल वर्कर्स 700 है। अब हमें इसमें से ये देखना है कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आया है फैक्ट्री के लिए, तो उन वर्कर्स में से हमें कुछ वर्कर्स ऐसे हायर करने हैं जिनकी एज बिलो 35 एज हो। 35 ईयर्स से बिलो वाले एज के जो वर्कर्स है, जो ज़्यादा काम कर सकते हैं देर तक, उनको नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर करना है। तो वो हमारा जो सैंपल होगा उसमें से जो हमें निकालना है, उसमें से आप समझ लीजिए 700 में से 250 वर्कर्स ऐसे हमें मिले जो 35 ईयर्स से कम के थे। तो ये हमारा टोटल पॉपुलेशन था N। तो कैपिटल N से डिनोट करेंगे और ये हमारी कंडीशंस को फुलफ़िल करने वाली पॉपुलेशन निकली है 250 वर्कर्स की, तो उसे हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। तो यही इसका कंसेप्ट है डेटा का। आगे आपको ये सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, इसमें ये यूज़ करना होगा कि 700 वर्कर्स को हमें कैपिटल N से डिनोट करना है, जो टोटल पॉपुलेशन होती है। टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल पूरे इंडिया की नहीं लेनी है या कोई पूरे नेशन की नहीं लेनी है, टोटल पॉपुलेशन हमारे सर्वे की, कि हमने जो सर्वे लिया है उसमें कितने पॉपुलेशन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, उसमें से हमने हमारी कंडीशन को फुलफ़िल करने वाली कितनी पॉपुलेशन निकली है वो। तो ये अभी भी ध्यान से समझ लेना कि टोटल है उसे हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे और जो हमारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रही है उसे हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। तो ये देखिए, इसे पॉपुलेशन साइज़ कहते हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन लिखा है उसे पॉपुलेशन साइज़ कहेंगे, पॉपुलेशन साइज़। और यहाँ पे जो निकला है उसे हम सैंपल साइज़ कहेंगे, सैंपल साइज़।
अब इसको लिखने के लिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए। यहाँ पे हमारा n जो है पॉपुलेशन साइज़ वो निकलेगा 700 और जो हमारा सैम्पल साइज़ है स्मॉल n वो निकलेगा हमारा 250। तो इस फॉर्म में आपको लिखना होगा। इसे आगे जो भी सम्स करेंगे उसमें आपको इसी तरह से लिखना होगा। जैसे आपको ये कंसेप्ट अभी क्लियर करना होगा कि टोटल को हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे और उसमें से सैम्पल जो सर्वे निकलेगा उसे हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। और आगे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा और फर्दर वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ये सब हम आगे पूरी थियोरी कंसेप्ट उसका समझ लेते हैं। अब थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट देखते हैं। डेटा की डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड बाय इंस्पेक्शन डिफाइंड ऑन यूनिट पॉपुलेशन सैंपल फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड डेटा। जो ऑब्जर्वेशंस, जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम कोई इंस्पेक्शन करके कलेक्ट करते हैं, जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसे यूनिट पॉपुलेशन और उसमें से कोई सैंपल निकालते हैं उसे डेटा कहते हैं। तो ये डेटा की डेफिनेशन है जो आपके थियोरी में क्वेश्चन आंसर में आ सकती है एग्ज़ाम्स में। अब डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले 2 इम्पॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को हम डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ मैं समझा रही हूँ। देखिए, क्वालिटेटिव डेटा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन एट्रीब्यूट। ये ऑब्जर्वेशन का जो सेट है वो एट्रीब्यूट पे बेस है। और ये जो है क्वांटिटेटिव डेटा, वो डेटा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। ये न्यूमेरिकल वेरिएबल्स पे और ये एट्रीब्यूट पे। अब इसको और आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, लेवल ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो सेम वैल्यू नहीं होती हमें उसकी मेजर करने के लिए, उसे ऑब्जर्वेशन ऑफ एट्रीब्यूट कहा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, लेवल ऑफ एजुकेशन, अब किसी का भी लेवल ऑफ एजुकेशन हर एक का अलग अलग होता है, हम उसे सेम मेजर में नहीं देख सकते, नहीं मेजर कर सकते, इक्वल नहीं होता वो, ठीक है। फिर जो भी स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनके पेरेंट्स का इकोनॉमिक कंडीशन देखना। इकोनॉमिक कंडीशन देखना मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखना, उनकी सब बैकग्राउंड देखना, वो भी सेम नहीं होता, तो उसे एट्रीब्यूट डेटा कहते हैं। वो एट्रीब्यूट ऑब्जर्वेशन है, इसलिए वो क्वालिटेटिव डेटा में आता है। और उसके ही अपोजिट है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा में सारी वैल्यूज़ न्यूमेरिकल वेरिएबल में आएगी। जैसे मंथली इनकम फाइंड करना, वेट, एज, हाइट ऑफ अ पर्सन, ये सब फाइंड करना। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने सैंपल लिया है, उसमें आपको वेट देखना है, तो सभी का वेट आप किलोग्राम में एक ही सेम यूनिट में मेजर कर सकते हो। यहाँ पे वैसा नहीं होता है, इसलिए क्वांटिटेटिव डेटा में न्यूमेरिकल आता है, इसलिए ये कंसेप्ट समझना ईजी है। उसके बाद इनकम, मंथली इनकम भी आप देख सकते हो किसकी कितनी है, उस हिसाब से वो एक ही वैल्यू आपको मिलेगी, एक ही यूनिट मिलेगा, और उस डेटा को एनालाइज करना और इजी हो जाता है क्योंकि सब न्यूमेरिकल वैल्यू में मिल जाता है। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा आपको ये टॉपिक डिफरेंस बिटवीन में आ सकता है 2 या 3 मार्कर में, आपको इसी तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे ये थियरी कंसेप्ट हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा पे कंप्लीट होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का अगर आपको डिफरेंस नहीं याद रह रहा हो तो एक हिंट दे देती हूँ। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि न्यूमेरिकल में आती है वो, तो ये कंसेप्ट आपको ऐसे याद रह जाएगा कि क्वांटिटेटिव डेटा मतलब क्वांटिटी वाला, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाला, जो जिसमें हम नहीं मेजर कर सकते हैं यूनिट्स के अंदर, ठीक है। तो ये आप एकदम प्रैक्टिस करके इसको लर्न कर लेना। ये डिफरेंस बिटवीन आ सकता है 2 to 3 मार्क्स के अंदर। एग्जाम्पल के साथ आपको इसी तरीके से लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और ये करना है। और डेटा का डेफिनेशन भी आप एक बार देख लेना। अब जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा देखा था, अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये भी डिफरेंस बिटवीन में आ सकते हैं। इसकी थियरी पूरी उसके एग्जांपल्स के साथ, उसकी पूरी डेफिनेशन के साथ मैं समझा रही हूँ। डिफरेंस बिटवीन के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा है।
उसी फॉर्मेट में लिखा है ताकि आपको डिफरेंस बिटवीन भी याद हो जाए, इसका कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए, फर्स्टली प्राइमरी डेटा क्या होता है? द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एनी ऑथोराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर फॉर फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अब ऐसा कोई डेटा जो डायरेक्ट पब्लिक से, डायरेक्ट पीपल पॉपुलेशन में आके उनसे कलेक्ट किया गया हो, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट की गई हो, ताकि जैसे कि उनकी इनकम, उनकी एज, उनके घर में कितने मेंबर्स हैं, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली उनसे कलेक्ट की गई हो, उसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है। ठीक है, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। डेटा कलेक्टेड बाय एनएसएसओ ऑफ पॉपुलेशन सेंसस। एनएसएसओ जो मैंने आपको बताया था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या काम करती है इंडिया में? एनएसएसओ जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, वो इंडिया में पॉपुलेशन सेंसस कलेक्ट करने का काम करती है, जो एवरी 10 ईयर्स। तो पॉपुलेशन सेंसस जो इंडिया में होता है उसे ऑर्गेनाइज एनएसएसओ करता है, उसे सारा हैंडल एनएसएसओ करता है। पॉपुलेशन सेंसस में पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की डिटेल्स निकाली जाती है कि किसके घर में कितने मेंबर्स है, कौन क्या काम करता है, वो लोग एजुकेटेड है कि नहीं, उससे उन लोगों को सारी बेसिक नेसेसिटीज़ मिल रही है कि नहीं, ये सब उनकी डिटेल्स वो लोग निकालते हैं। लास्ट अभी 2011 में हुआ था पॉपुलेशन सेंसस, और नेक्स्ट 2021 में होने वाला है। उसमें वापस से सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा पूरी पॉपुलेशन का। तो वो डायरेक्टली 1 to 1 जाके जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है। अगर आपके पास भी आके डायरेक्टली आपसे कोई डेटा कलेक्ट कर रहा हो तो उसे प्राइमरी डेटा कहा जाएगा। उसी का डिफरेंस है ऑपोजिट सेकेंडरी डेटा, वो उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। व्हेन एन ऑथोराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर यूजेस डेटा कलेक्टेड बाय एनी अदर एजेंसी, देन सच डेटा बिकम सेकेंडरी डेटा। अब जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट हुआ होता है उसे कोई और कंपनी, कोई और एजेंसी उसे दूसरी चीज़ के लिए उसी डेटा को उनसे लेकर यूज़ करती है, उसे सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। वो ये जो कंपनी होती है सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रही होती है, ये डायरेक्ट उस पॉपुलेशन के पास नहीं जा रही है, ये उस कंपनी के, उस एजेंसी के पास जा रही है जिन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया होता है, और फिर वो उसे यूज़ करती है, उस पर वर्क करती है कुछ, उसे सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। जो डेटा सेकेंड टाइम किसी और के पास से कलेक्ट किया गया होता है, डायरेक्ट उस पर्सन से नहीं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्लानिंग कमीशन make use of data collected by NSSO for economic planning of our country। अब या इसी का एग्जाम्पल लेके मैंने सेकेंडरी डेटा को समझाया है। देखिए, पहले एनएसएसओ ने पॉपुलेशन सेंसस किया, हर एक पीपल का पर्सनली उनका सारा बायोडेटा, उनकी सारी डिटेल्स निकाली। उसके बाद प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लिए प्लानिंग करते हैं कि अब कौन सी जगह पे क्या बनना चाहिए और किसके लिए क्या करना चाहिए। कोई नया स्टार्टअप करना हो, कोई नया बिजनेस निकालना हो, कोई नई एम्प्लॉयमेंट उनको करनी हो कि ताकि नए लोगों को रोज़गार मिल सके, वो एम्प्लॉयड हो सके, वैसा कोई कुछ करना हो, या फिर कहीं पे स्कूल्स बनवानी हो, तो ये सब प्लानिंग कमीशन का काम है। अब प्लानिंग कमीशन को कैसे पता चलेगा कि कहाँ स्कूल्स की कमी है, कहाँ लाइट की कमी है, कहाँ नए स्टार्टअप डालने हैं बिज़नेस के लिए? तो ये सब उन्हें डेटा, प्राइमरी डेटा जो एनएसएसओ ने कलेक्ट किया था उनके पास से इन्होंने ये सारा डेटा कलेक्ट करके निकाला। ये वापस नहीं गए 1 to 1 पीपल के पास, पूरी इंडिया के पॉपुलेशन के पास जाके नहीं पूछेंगे प्लानिंग कमीशन वाले। तो ये हो गया प्राइमरी डेटा, और ये हो गया सेकेंडरी डेटा, जिसमें एक ने कलेक्ट किया, उसके बाद जब उससे ही दूसरे ने कलेक्ट किया कोई और पर्पस के लिए, उसे सेकेंडरी डेटा कहा गया है। तो ये यहाँ पे जो पूरा सॉल्व किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये रहे पूरा, ये डिफरेंस बिटवीन ये थियरी का आगे आपको काम आएगा और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको अभी भी नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं और अच्छे से समझाऊँगी इस टॉपिक को। अब तक हमने देखा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की मेथड्स कौन सी होती है? प्राइमरी डेटा किससे कलेक्ट किया जाता है? डायरेक्ट पब्लिक से, जनरल पब्लिक से, मतलब हमसे डायरेक्ट प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, कौन सी मेथड्स होती है? तो फर्स्ट है मेथड्स ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी।
डायरेक्ट इंक्वायरी मतलब जो पर्सन हमारा डेटा कलेक्ट करना चाहता है वो डायरेक्टली हमसे आके क्वेश्चंस पूछेगा, डायरेक्टली हमसे इंफॉर्मेशन और हमारी डिटेल्स लेगा, तो उसे मेथड्स ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी कहेंगे। ठीक है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं हो सकता है, इंक्वायरी निकालना, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती है। ऐसी बहुत सी कंपनीज़ जो अपने कस्टमर्स के लिए जानना चाहती है कि वो क्या चीज़, क्या चेंजेस चाहते हैं या वो कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो, इसलिए वो डायरेक्ट इंक्वायरी के लिए निकलते हैं। या फिर ऐसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सर्वे उन्हें लेना हो कि उनको इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ अच्छे से मिल रही है या नहीं, तो ऐसी कंपनीज़ भी आती है डायरेक्ट इंक्वायरी के लिए, प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट के पर्सन आते हैं हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके ले जाते हैं। ये फर्स्ट मेथड थी डायरेक्ट इंक्वायरी की, कि जो मेन पर्सन, जो कलेक्टर, जिसे जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट खुद आएगा और इंक्वायरी निकालेगा। उसके बाद सेकेंड है मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अब इनडायरेक्ट इंक्वायरी मतलब सेकेंडरी डेटा में नहीं आता, वो प्राइमरी डेटा में आता है। मतलब जिसकी कंपनी है वो अपने बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को हायर करके भेजेगा, अपने बिहाफ पे मतलब अपने अपनी साइड से किसी और को भेजा है उसने ये क्वेश्चंस पूछने के लिए, उसकी डिटेल्स निकलवाने के लिए, तो वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी हुई कि वो कंपनी के लिए आके हमसे क्वेश्चंस पूछेगा कि आपको कैसे प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, जैसे शैम्पूज़ है, सोप है, डिटर्जेंट है, वैसे बहुत से लोग आते होंगे, वो सेल्समैन होते हैं, वो लोग इनडायरेक्टली इंक्वायरी निकाल लेते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट में वैसे चेंजेस लाते हैं जैसा ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर चाहते होंगे। तो ये सारी मेथड है इनडायरेक्ट इंक्वायरी की, और ये हर कंपनी कहीं ना कहीं यूज़ करती है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। फिर थर्ड है मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज़। मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज़ मतलब या तो पोस्ट से या पैम्पलेट से आपके घर पे पेजेस, पैम्पलेट्स आते हैं, उस पर क्वेश्चंस लिखे होते हैं और स्पेस छोड़ी गई होती है, और फिर कहा जाता है कि आपको इस जगह पे या कि इस पर्सन को वहाँ पे ये वापस पोस्ट करना है या फिर ये वापस रिप्लाई करना है, आपको उस पेपर पे लिख के देना है। उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं रिलेटेड टू कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनका वो आपसे डेटा, आपकी इंक्वायरी निकालने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपकी एज जानना चाहेंगे। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपको फ़ोन कॉल्स आएंगे कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है या आप आगे क्या करना चाहते हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चनरीज आते हैं। तो ये सब प्राइमरी डेटा की मेथड्स है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब मैंने बहुत ही ब्रीफ में और डिटेल में आपको दोनों में ये समझा दिया है पूरा कंसेप्ट, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा क्या होता है, ये सब। तो अगर ये टॉपिक्स आए आपके एग्ज़ाम में तो आप थोड़े थोड़ी लाइन्स इन पे सब पे लिख देना। 2 to 3 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें थोड़े थोड़े लाइन्स आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया कि किसका क्या मतलब होता है, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के कौन से सोर्सेज होते हैं। सो अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। पहले हमने देखा था मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, उसमें मेथड्स होती थी क्योंकि वो अलग अलग मेथड से डायरेक्ट पब्लिक से कलेक्ट किए जाते थे। ये हमें कोई ऐसे सोर्सेज ढूंढने होते हैं इसमें सेकेंडरी डेटा में, क्योंकि ये ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को हमें निकलवाना होता है किसी के भी पास से। तो ये सोर्सेज हमें ऐसे ढूंढने होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये डेटा उन्होंने कलेक्ट करके रखा। अब उसके सोर्सेज कौन से हैं जहाँ से हमें डेटा मिल सकता है। तो फर्स्ट है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट के कलेक्ट किए हुए डेटा को यूज़ करना। कोई गवर्नमेंट की पब्लिकेशन होती है उसमें से किसी का डेटा निकालना, वो सेकेंडरी डेटा का सोर्स हो जाता है। फिर सेकेंड है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जिसमें गवर्नमेंट का थोड़ा पार्ट होता है, जहाँ पे थोड़ा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का होता है, उसे सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कहा जाता है। वहाँ पे से भी हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फिर गवर्नमेंट एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होती है वहाँ पे गवर्नमेंट के पास सभी स्टूडेंट्स का उनका डेटा रहता ही है उनके पास, उनमें से कहीं से
उनके पास से डेटा निकलवा लेना, लोकल गवर्नमेंट के पास से, तो वो भी एक सोर्स हो गया हमारा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के लिए। फिर न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर में जैसे गवर्नमेंट और जो मीडिया जो भी डालती है, जो डेटा जो भी होता है डिटेल्स पब्लिक का, वो सब भी हम यूज़ कर सकते हैं न्यूज़पेपर में से। और ये सेकेंडरी डेटा में यूज़ कर सकते हैं किसी और पर्पस के लिए, हमारे और ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर अनपब्लिश्ड सोर्सेस, ऐसे कुछ सोर्सेज है जो पब्लिश मार्केट में नहीं होते, लेकिन वो सब कलेक्टेड डेटा होता है, वो हमारे जनरल पब्लिक तक नहीं पहुंचते। वैसे अनपब्लिश्ड सोर्सेज तक पहुंचकर वो डेटा को, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना जो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा बन जाता है। तो ये सारे सोर्सेज है सेकेंडरी डेटा के लिए। और ये आपका आंसर थियरी के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये आगे काम आ सकता है। सो फ्रेंड्स, सेकेंडरी डेटा का जो भी हमने आज समझा, जो थियरी, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 3 to 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा को 4 टॉपिक्स, 4 एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। तो इसमें से आप कोई भी 4 टॉपिक्स ले सकते हैं और उसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी थोड़ी थोड़ी थियरी आपके टेक्स्ट बुक में दी गई होगी, तो आप हर एक टॉपिक पे 2 to 3 लाइन्स उसके साथ लिख के इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक का जो भी थियरी कंसेप्ट था, जो भी सारे टॉपिक्स थे, वो मैंने अपने वीडियो में कवर करने का ट्राई किया है। सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अगर फिर भी कोई टॉपिक ऐसा रह गया हो जिसके ऊपर आपको डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं जिसमें इसी चैप्टर की पूरी थियरी का सॉल्यूशन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मुझे हेल्प होगी कि मैं जान सकूं कि कितने लोग चाहते हैं कि अगर मैं डालूं सॉल्यूशंस, या फिर आपके पास आ जाएंगे ये सॉल्यूशंस, आपके पास होंगे, या फिर आप टेक्स्ट बुक में से ढूंढ लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसके सॉल्यूशन, सारे टेक्सचुअल जो थियरी है वो सारी इस पर अपलोड करूँ एक वीडियो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।